उन्होंने कहा जनाब पहले तो इनको आने नहीं देना चाहिए, अगर ये आ जाएं तो इनके बॉर्डर के साथ बिल्कुल बॉर्डर के अक्रॉस इनके लिए कैंप बनाना चाहिए। नंबर 3, अगर ये कैंप में नहीं आपने रखने हैं और निकालने हैं तो फिर सिर्फ इनको NWFP में ना रखें, इनको फिर पूरे पाकिस्तान में रखें अगर ये हमारे मुसलमान भाई हैं। वो तीनों चीजें नहीं मानी गई। आपको 2-3-4 ऐसे वाकयात बताऊंगा जिनमें मैं खुद था, वो सुनी सुनाई वाली बात नहीं होगी। और मैं उस वक्त कोर कमांडर था पेशावर में, तो मुझे उन्होंने कहा जी आप, मेरा ख्याल मुझे नहीं था कि मैं DGISI में आ जाऊंगा। ठीक है, मेरा ख्याल था मैं अभी पेशावर में 7 महीने हुए थे, तो मेरा ख्याल था मैं कुछ साल तो गुजारूंगा। ये हमारी खुशकिस्मती है मेरी, या बदकिस्मती समझे या इत्तेफाक समझे कि बहुत यंग एज से मुझे अफगानिस्तान के मामला के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा है। एक हैं जनरल रहीमुद्दीन साहब जो कि चीफ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर बलूचिस्तान है। एक जनरल फजल हक साहब हैं जो कि मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर नौशेरा से एक ना खत्म होने वाला फौजी काफिला चल रहा था। उसमें टैंक्स भी थे, गन्स भी थे, हर किस्म की चीजें जा रही थी। तो हम सब ने, बच्चों ने बस से हमने सर निकाले हुए थे और देख रहे थे। एडवाइजर डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हैं, डिफेंस और फाइनेंस हैं, और एक आगा शाही साहब हैं वो मिनिस्टर या एडवाइजर फॉरेन अफेयर्स हैं, और एक अख्तर अब्दुर्रहमान साहब हैं और DGISI हैं। और हम इस हालत में आ गए हैं, इस मजबूरी में हम आ गए हैं, ये हालत हो गई है हमारी कि हमें जाके अफगानिस्तान में अटैक करने पड़ रहे हैं, हमला करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं साबिक DGISI के जनरल की ऐसी तकरीर के पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस वक्त पूरा मुल्क बेचैनी की कैफियत में है, चूँकि जो उनके मुतालिक खबरें सामने आई हैं उसके बाद तशवीश मज़ीद बढ़ चुकी है। इमरान खान की बहनें रोज़ कोशिश करती हैं कि मुलाकात हो जाए। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मुझे इसलिए ये पिछले दिनों में याद आ रहा था कि अभी जो फैसला हो रहा था इनको वापस भेजने का, तो सिर्फ उनको अपोज कर रहा था KP गवर्नमेंट। वही सिचुएशन दोबारा आ गई कि मेरे ख्याल में उनको मशवरा उनसे भी नहीं किया जा रहा था, वापस भेजने का भी उनसे कोई मशवरा नहीं कर रहा था, और अगर कोई मुखालिफत कर रहा था उनको वापस भेजने का, तो वही सिचुएशन। मुझे इसलिए ये बात बड़ी उस याद है अच्छी तरीके से कि ये हो रहा था। दूसरा, मैं जैसे मैंने बताया तकरीर का तो चूंकि मैं नहीं था, मैं आपको 2-3-4 ऐसे वाकयात बताऊंगा जिनमें मैं खुद था, वो सुनी सुनाई वाली बात नहीं होगी। दूसरी बात थी जब 9/11 हो गया और मैं उस वक्त कोर कमांडर था पेशावर में, तो मुझे उन्होंने कहा जी आप, मेरा ख्याल मुझे नहीं था कि मैं DGISI में आ जाऊंगा। ठीक है, मेरा ख्याल था मैं अभी पेशावर में 7 महीने हुए थे, तो मेरा ख्याल था मैं कुछ साल तो गुजारूंगा। 9/11 हो गया। जिस दिन काबुल पे बमबारी शुरू हो गई अमेरिकन की, यानी एक महीना 9/11 को, तकरीबन यानी 7 अक्टूबर को बमबारी शुरू हुई थी। उसी दिन जब वो ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि अफगानिस्तान पे अटैक शुरू हो गया है और बॉम्बिंग हो रही है, तो साथ ही टेलीफोन कॉल आ रहा था। तो मुझे ऑपरेटर ने कहा कि सर प्रेसिडेंट साहब बात करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कहा कि आप, मैंने DGISI लगा दिया है, आप इस्लामाबाद सुबह आ जाएं और आप चार्ज लें। ठीक। और उसके 1 महीने के बाद, जिस तरह अभी भी UN जनरल असेंबली की मीटिंग आपने देखा होगा सितंबर के महीने में होती है, उस दफा चूंकि सितंबर में 9/11 हो गया था, तो UN असेंबली की मीटिंग नवंबर पे चली गई, पहले दूसरे हफ्ते में। और मुझे एक और डायरेक्शन से मैं किसी और सिलसिले में अमेरिका में चला गया था। एक हमारी जॉइंट इनिशिएटिव थी, प्रिंस सऊद अल फैसल थे सऊदी अरब के वजीर खारजा, और मैं उनके साथ था कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल के एक अमेरिका को, बाकी मगरबी दुनिया को ये कन्विंस कर सकें कि भाई ये जो अफगानिस्तान में जंग है, इसका एक आसान तरीका यह है, इस जंग को ज्यादा, इसको ताकि ये ज्यादा स्ट्रेच ना करे, लंबा ना हो, कि हम ये जो नॉर्दर्न अलायंस आ रही है काबुल की तरफ, इनको काबुल से बाहर रोकें और तालिबान को कहें कि आप काबुल को वेकेट करें और काबुल को अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले करें। ये इनिशिएटिव हम लेके अमेरिका गए थे। वहां से खैर मुझे बताया गया कि जी वो अमेरिका ने तो नहीं माना, उनको जब पता चला हम ये बात कर रहे हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी से काबुल पे कब्जा कर लिया। नॉर्दर्न अलायंस को उन्होंने घोड़ों पे और क्या क्या दौड़ा के जल्दी से जल्दी काबुल में पहुंचा दिया। मैं वाशिंगटन में था जब मुझे मैसेज मिला कि आप न्यूयॉर्क आ जाएं और आप प्रेसिडेंट साहब के डेलीगेशन में होंगे।
न्यूयॉर्क पहुंचा और उन्होंने कहा आज शाम को पहली मुलाकात होगी जनरल मुशर्रफ, प्रेसिडेंट मुशर्रफ और प्रेसिडेंट बुश। वो पहली उनकी, क्योंकि उससे पहले तो पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट टेक ओवर हुआ था, तो वो तो हमसे बात ही पर नहीं हो रही थी। मैं उस मीटिंग में था, पहली जो मीटिंग थी, और भी हमारी तरफ से 2-3 और भी फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, फतार साहब मरहूम शौकत अजीज साहब थे, उनकी तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से उनकी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और कॉन्डोलीजा राइस शायद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी, ज़ल्मे खलीजात था, ये था मेरे ख्याल में, ये उनका अफगानिस्तान के ऊपर एडवाइजर था, या 4-5 पॉइंट उनकी तरफ से, और शाम को था कि हमने खाना इकट्ठे खाना था और ये मीटिंग थी। मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये अगेन तमहीद बांधने का मकसद ये था कि जब हम मिले और छोटा मोटा बातचीत हुई, शुरू हुई, तो प्रेसिडेंट बुश साहब ने प्रेसिडेंट मुशर्रफ को कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप आए हैं, हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। जो पहला जुमला प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा था वो ये था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री हल नहीं है। आपने ये बमबारी शुरू की हुई है, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि जितनी जल्दी से आप ये खत्म कर सकते हैं ये खत्म करें और आप सियासी हल की तरफ चलें। ये पहला सेंटेंस था, पहले अल्फाज जो कहे गए थे वो ये अल्फाज। मैंने क्यों ये बैकग्राउंड इतना बताया? अब आजकल जब मैं सुनता हूँ कि अफगानिस्तान पे हमने उस जगह पे बमबारी कर दी है, बलदक में कर दी है, इधर ये जो पाक्तिका में हो गई है, पोस्ट में, काबुल पे हुई है, या और जगहों पे, तो मैं थोड़ा सा जरा अपने आप को स्क्रैच करता हूँ, यार ये तो पहला जुमला जो हमने कहा था उनको कि भाई मिलिट्री सोल्यूशन कोई नहीं है, और फिर 20 साल हम उनको कहते रहे कि भाई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, आप आए ना जरा बातचीत डायलॉग पे आ जाए ताकि मसला हल। तो जरूर स्क्रैच करना पड़ता है अपने आप को याद दहानी कराने के लिए कि भाई मिलिट्री हल नहीं है, वापस आ जाएं, डायलॉग की बात करनी है। अब क्यों हम यहाँ तक हालात पहुंचे? आपने अयाज वजीर साहब की, मेजर आबिद साहब की और ताहिर की आपने सारी बातचीत सुन ली। क्यों हम इस हालत में आ गए हैं, इस मजबूरी में हम आ गए हैं? ये हालत हो गई है हमारी कि हमें जाके अफगानिस्तान में अटैक करने पड़ रहे हैं, हमला करना पड़ रहा है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ क्यों हम इस मजबूरी की हालत में हमें ये करना पड़ रहा है, लेकिन मैं 1-2 चीजें आपको ज़ाती, अगेन मैं वो किताबी या अखबारी या उसमें नहीं जाऊंगा, जो मेरे सामने 2-3 बातें हुई हैं ड्यूरन लाइन 1998 से, जब मैं पहली दफा एक सीनियर पोजीशन में आया, DGMI पोस्ट हुआ 1998 को, आज 27 साल हो गए हैं। पहले दिन से मैं ये कहता रहा हूँ कि हमें इस बॉर्डर को फेंस करना चाहिए, हमें इस बॉर्डर को जिस तरीके से भी हो मजबूत से मजबूत हालत में लाना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई सरहद नहीं है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी साबिक DGISI के जनरल एहसानुल्लाह की इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की तकरीर। उन्होंने अफगानिस्तान के तमाम तर मामलात पर खुलकर रोशनी डाल दी। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ेर एताब है और उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपने लीडर से मुलाकात करना चाहते हैं। 4 हफ्तों से ज़ायद हो चुके हैं, इमरान खान से उनकी फैमिली की भी मुलाकात नहीं करवाएगी। अब तहरीक इंसाफ वाज़ेह इंदिया दे चुकी है कि हम एहतजाज के लिए निकलेंगे।